हेलो एवरीवन। पड़ोसी के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से शोर आपको परेशान कर सकता है। असुविधा के लिए खेद है, आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जेनिया ने अपने दोनों डिसाइपल्स को समझा दिया था कि अब वो जब दोनों एक हैं तो उन्हें अपने रियाल्म्स को मर्ज कर लेना चाहिए। अपने मास्टर के एक बार कहने पर दोनों ही रेडी हो जाती हैं और जब वो दोनों अपनी अपनी पावर का यूज करके अपने रियाल्म्स को मर्ज कर रही थी तभी वो मैरिड रियाल्म की मिस्टीरियस लेडी जेनिया के सामने आकर उसे ललकार देती है। स्टार्टिंग में तो हमारे साथ जेनिया को भी लग रहा था कि हाँ इसके पास थोड़ी पावर होगी, पर जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ता है वो भी काफी बुरी तरीके से हार जाती है। जेनिया था ही इतना ज्यादा पावरफुल कि उसके आगे ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जेनिया उसके सारे ट्रिक्स को डॉज करके उसे हराने के बाद फिर से मर्जी का काम स्टार्ट कर देता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि दोनों रियाल्म्स के मर्ज होने की वजह से वहाँ के लोगों को ये फील हो जाता है कि कुछ तो अजीब घट रहा है, क्योंकि आसमान पूरी तरह से बदल चुका था। डीमन रियाल्म और ह्यूमन रियाल्म दोनों ही लोगों ने हमारे जेनिया को देख रखा था और उसकी पावर को भी। वो समझ आते हैं कि ये और किसी का नहीं बल्कि उसी का काम है, पर ये लोग ये सोच सोच कर कंफ्यूज थे कि आखिर वो कर क्या रहा है। दूसरी तरफ हमें स्पेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सू चेंग और क्यान फेंग दोनों ही काफी स्लो आगे बढ़ रही थी। उनकी पावर इतनी ज्यादा कम थी कि जिसकी वजह से मर्जिंग का प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो आगे बढ़ रहा था। इसलिए जेनिया अपनी पावर ऐड करके एक झटके में उस मर्जिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ये देखकर तो जेनिया की दोनों डिसाइबल्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब दोनों ने जेनिया को अपनी पावर प्लेनेट के ऊपर यूज करते हुए देखा था बिना उसके अंदर के लोगों को चोट पहुंचाए। जेनिया की पावर की हेल्प से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और वहाँ पर दो छोटे छोटे रियाल्म्स को मिलकर एक काफी बड़ा रियाल्म क्रिएट हो गया था जो पहले से काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत लग रहा था। यहाँ जेनिया क्यान फेंग से कहता है कि जाओ और रियाल्म्स के लोगों को अनाउंस करके बता दो कि ये दोनों रियाल्म्स मर्ज हो चुके हैं। जेनिया का ऑर्डर मिलने पर हमारी क्यान फेंग आगे बढ़ते हुए उस प्लेनेट के आसपास जाकर जोर से अनाउंसमेंट करने लगती है। उसकी वॉइस वेव इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी कि दोनों रियाल्म्स के लोगों को साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो बताती है कि मैं क्यान फेंग ह्यूमन रियाल्म की ह्यूमन एम्प्रेस, मेरी जूनियर सिस्टर जो कि अब मेरी बहन जैसी है सू चेंग डीमन रियाल्म की डीमन क्वीन, हम दोनों ने मिलकर दोनों रियाल्म्स को मर्ज कर दिया है जिससे अब दोनों रियाल्म्स के लोग मिलजुल कर रहेंगे और इस मर्ज हुए प्लेनेट का नया नाम है हुआंगटियान। अब दोनों रियाल्म्स की एम्प्रेस ने आपस में ये फैसला कर लिया था तो बाकी लोगों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में देखते हैं जहाँ पर ज़्याओ नैन और शुआंग दोनों ही मिलकर डम्पलिंग्स एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों के बीच में शर्त लगी हो कि कौन सबसे ज्यादा ठूस सकता है। वहीं उन दोनों को खाता हुआ ये दोनों लड़कियां बड़े प्यार से देख रही थी। जेनिया काफी ज्यादा रिलैक्स था और हमारी ज़ूकी तो बोर हो रही थी, पर उसके वर्ड्स और उसके एक्शन जरा भी मैच नहीं करते। वो कहती है कि मास्टर बिना टास्क के लाइफ कितनी मजेदार लगती है ना, पर फिर अचानक से उसके दिमाग में एक सवाल खटकता है। वो कहती है कि मास्टर वो जो लेडी बता रही थी कि यूनिवर्स का लॉ वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्या वो सच में इतना ज्यादा खतरनाक होगा? अगर सच में यूनिवर्स हमें पनिशमेंट देने आई मास्टर तो फिर आप क्या करेंगे? वो काफी ज्यादा क्यूट अंदाज में पूछ रही थी। जेनिया कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, ये ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि वो लोग बस एक अनएक्सपेक्टेड क्लोन्स हैं। जेनिया को रिलैक्स देखने के बाद ज़ूकी भी ये बात भूल जाती है। तभी उसके डिजिटल ब्रेसलेट में मिशन आने का एक सिग्नल आता है। वो काफी ज्यादा शॉक रह जाती है कि हमने तो सारे मिशंस कंप्लीट कर दिए, फिर ये नया मिशन कौन सा आ गया? वो स्क्रीन ओपन करती है और फिर जेनिया को दिखाते हुए कहती है कि देखिए ना मास्टर, हमें नया मिशन मिला है। जेनिया जब उस मिशन को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसे अब एक नई डिसाइपल को हायर करना है जिसका नाम किंजियानजे है जो कि एक टाइम फ्लावर है। ज़ूकी तो काफी ज्यादा क्यूरियस होकर पूछती है कि मास्टर क्या हम सच में एक और नई डिसाइपल को हायर करने के लिए अनदर रियाल्म जाएंगे? जेनिया जब अपनी न्यू डिसाइपल किंगजियांग के बारे में पढ़ता है कि वो फ्लावर को कंट्रोल करने की पावर रखती है तो उसे ये टास्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहता है कि मैं अपनी न्यू डिसाइपल ढूंढने जरूर जाऊंगा, पर यहाँ ज़ूकी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि मास्टर अगर हमारे पीछे से मैरिड रियाल्म के और लोगों ने यहाँ पर हमला कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? पर जेनिया ने तो डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो अपने सभी डिसाइपल से कहता है कि यहाँ मेरे पास आओ। वो सभी उठकर जेनिया के पास चली जाती है। जेनिया कहता है कि यहाँ की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूँ और अब मुझे नेक्स्ट रियाल्म जाना होगा। ये सुनकर तो चारों की चारों लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेनिया यहाँ से भी चला जाएगा। यहाँ जेनिया दोनों रियाल्म का कंट्रोल क्यान फेंग को देकर जाता है क्योंकि वो इन सब में सबसे बड़ी और समझदार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा बड़ी थी लेकिन मास्टर ने सौंपा था तो वो इस चीज के लिए मान जाती है। जेनिया कहता है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना है अगर तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना है तो। इसके अलावा जैसे जैसे तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाती जाओगी तुम अपनी जूनियर्स को सिखाते जाओगी। हमेशा की तरह क्यान फेंग कहती है कि मास्टर आप बेफिक्र रहे, मैं जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगी। अब जैसे फर्स्ट टाइम जेनिया से दूर जाने पर क्यान फेंग का रिएक्शन था वैसा ही हमारी सू चेंग भी इमोशनल हो जाती है। वो हमारे जेनिया को गले लगाते हुए कहती है कि मास्टर
प्लीज मत चाहिए ना। चेनी प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। वैसे तो वो काफी ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन चेनी के मनाने पर मान जाती है। यहाँ चेनी बाकी दोनों जूनियर डिसाइपल से कहता है कि तुम दोनों कान खोल के सुनो, जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारी कल्टीवेशन त्यानरन स्टेज तक पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। वो दोनों भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए उसकी बात को मान गई थी। चेनी ने अपनी तरफ से सभी को समझा दिया था कि उन्हें क्या क्या करना है। इधर ज़ूकी भी अपना मैजिक वॉन्ड घुमाते हुए वहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन कर देती है। अपना काम निपटाने के बाद वो कहती है कि ये काम तो बहुत थकाने वाला है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मेशन ओपन कर दिया है, जिससे हम बिना रुके सीधा वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। सभी को अलविदा करने के बाद हमारा चेनी उस फॉर्मेशन की हेल्प से दूसरे रियाल में पहुँच जाता है। ज़ूकी रास्ते में ही चेनी को बता देती है कि मास्टर किनजियांग असल में टाइम वर्ल्ड युनमेंगजे से बिलोंग करती है। पहले वो एक नॉर्मल ह्यूमन थी जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन उसके मरने के बाद वो टाइम ट्रेवल करते हुए इस वर्ल्ड में पहुंच गई, जहां अब वो एक नॉर्मल सी फ्लावर है जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं। दूसरी तरफ हमें टाइम वर्ल्ड युनमेंगजे को दिखाते हैं, जहां पर वो छोटी सी फ्लावर किनजियांग यही सोच रही थी कि मैं एक फूल क्यों हूँ, ये दुनिया इतनी बड़ी है लेकिन मैं देख भी नहीं सकती, एक जगह खड़ी रहती हूँ और मेरे पास कोई कल्टीवेशन भी नहीं है। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा गुजरता है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पखुड़ियों को बंद कर लेती है, जिससे वो उस बच्चे के पैरों के नीचे कुचलने से बच गई थी। उस बच्चे के गुजरने के बाद उसे वहाँ पर एक गोल्ड कॉइन पड़ा हुआ दिखता है, जिसे पाकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वैसे तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वो उस गोल्ड कॉइन का क्या करेगी, लेकिन वो इसे संभाल कर अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ तभी हमारे चेनी और ज़ूकी की एंट्री हो गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद चारों तरफ खूबसूरत नजारा और फ्लावर्स देखने के बाद ज़ूकी भी लाइक, मास्टर ये जगह तो कितनी ज्यादा सुंदर है। चेनी बताता है कि जिस किसी ने भी ये वर्ल्ड बनाया है ना, उसने एक छोटी सी गलती कर दी। इस वर्ल्ड के 3 साल बाहर के वर्ल्ड के सिर्फ आधे घंटे हैं, यानी कि ये रियाल टाइम को काफी तेजी से आगे बढ़ाता है। यहाँ चेनी टाइम फ्लावर के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता है कि टाइम फ्लावर को 3000 साल लगते हैं एक ह्यूमनॉइड में कन्वर्ट होने में, इसलिए ये प्लेनेट उनके ग्रो होने के लिए काफी अच्छा है। तो यहाँ ज़ूकी कहती है कि मास्टर अगर 3000 साल लगेंगे उसे ह्यूमन बनने में, तो फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे, हम 3000 साल तक तो वेट नहीं कर सकते ना उसके ह्यूमन बनने का। चेनी कहता है कि मेरी डिसाइपल को जल्दी से ढूंढो। ज़ूकी समझ जाती है, अपना मिशन मिलने पर वो फटाफट से उसे ढूंढना शुरू कर देती है। इतने सारे फूलों के बीच में हमारी ज़ूकी की नजर इतनी ज्यादा तेज थी कि वो एक कांपते हुए फूल को नोटिस कर लेती है, जो कि शायद अचानक से उन लोगों को वहाँ देखने के बाद काफी ज्यादा डर चुकी थी। ज़ूकी हमारी चेनी से कहती है कि मास्टर इधर आइए, देखिए वो फूल किस तरीके से कांप रही है। उस फ्लावर के पास पहुँचने पर वो फूल खुद को बचाने के लिए खुद की पंखुड़ियों को बंद कर देता है, जिससे उसके पास मौजूद वो गोल्ड कॉइन्स बाहर निकल कर गिर गया था। उस फ्लावर को ऐसा करता देखकर ज़ूकी हैरान थी। वहीं चेनी कहता है कि ये इस तरीके से टाइम फ्लावर खुद को डिफेंस करते हैं। ज़ूकी को लग रहा था कि चेनी मजाक कर रहा है। वो कहती है कि मास्टर आप झूठ बोल रहे हैं ना, इनके पास और भी ज्यादा पावर्स होंगी। पर चेनी के जवाब से उसे जोर का झटका लगता है, जो वो कहता है कि नहीं, बस इन फ्लावर्स को इतना ही करना आता है, पंखुड़ियों को खोलना और बंद करना। वहीं किनजियांग इन 2 अजनबी और मिस्टीरियस से लोगों को देखकर सोच रही थी कि कहीं ये मुझे उखाड़ना तो नहीं चाहते, मुझे जड़ से उखाड़ देंगे तो फिर मैं मर जाऊंगी और अब तो मैं दोबारा जिंदा भी नहीं हो सकती। ये सोचने के बाद वो कहती है कि अब मुझे अपनी सारी चीजों की कुर्बानी देनी होगी, और फिर अपने बरसों से छुपाए हुए खजाने को वो उनके सामने खोल कर रख देती है। उसने काफी सारे गोल्ड कॉइन्स जमा कर लिए थे। उसे ऐसा करता देखकर ज़ूकी कहती है कि लगता है मास्टर इसका दिमाग थोड़ा कम चलता है, ये आपको रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। कहीं इस फ्लावर को ऐसा तो नहीं लगता मास्टर कि आप इसे जान से मारना चाहते हैं। चेनी भी समझ चुका था कि ये एक फूल है, इस वजह से इसे कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। चेनी कहता है कि हमें इसके ह्यूमनॉइड होने का वेट करना होगा, इसलिए इसे कल्टीवेशन करने दो जब तक ये ट्रांसफॉर्म होकर एक ह्यूमन में ना कन्वर्ट हो जाए। इससे पहले कि आप लोग सोचें कि ये 3000 साल तक इंतजार करने वाला है, नहीं। चेनी तो अपना स्पिरिचुअल ऑरा सेंड करने लगता है ताकि ये फ्लावर जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म हो जाए। जैसे ही चेनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस फ्लावर में ट्रांसफॉर्म करने लगता है, वो फ्लावर तो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो, ये मुझे जान से मारना चाहता है। उसकी आवाज वहाँ के प्रोटेक्टिंग गार्डियन के पास पहुँच जाती है, जो कि एक स्पिरिचुअल बटरफ्लाई था जो काफी ज्यादा जायंट था। वो वहाँ पर अपीयर होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युनमेंग रियाल्म के टाइम से छेड़खानी करने की, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं युनमेंग बटरफ्लाई के रहते तुम ऐसा कर सकते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बटरफ्लाई देखने के बाद ज़ूकी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उस पर तो वो ये जानकर और खुश हो गई थी कि ये ह्यूमन और हेवन रियाल्म पर है। इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, चेनी वहाँ पर एक टाइम फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिससे पहले तो उस बटरफ्लाई का अटैक रिवर्स हो गया था, और उसके बाद टाइम कंट्रोलिंग फॉर्मेशन रिवर्स होते हुए धीरे धीरे उसकी कल्टीवेशन को रिवर्स करती है, उसके बाद उसके एज को, और फिर वो पूरी तरह से ककून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर हमारा चेनी एक छोटे से अटैक से उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद कि चेनी टाइम को कंट्रोल कर पाता है, ज़ूकी और ज्यादा हैरान थी।
वो कहती है कि मास्टर आखिर आप कौन कौन सी टेक्निक्स जानते हैं। चैनिये अभी के लिए उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता बल्कि अपनी पावर को ट्रांसफॉर्म करते रहता है। पहले तो उस फ्लावर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाती है कि उसकी प्रोग्रेस हो रही है और फिर वो उसे होने देती है बिना किसी शिकायत के। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है धीरे धीरे वो एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए ह्यूमन बनने वाली थी। वो तो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि क्या मैं एक ह्यूमन बनने वाली हूँ, फाइनली मेरा सपना सच होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम किंग मिंग रियाल्म को देखते हैं। ये एक अजीब सी जगह पर थी जहाँ जगह जगह लोगों को ट्रैप करके रखा हुआ था और वो खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि सत्ते पर बैठे हुए इंसान से कहता है कि लॉर्ड वही चैनिये ने डिवाइन लॉर्ड को जान से मार दिया और तो और उसने ह्यूमन रियाल्म और डीमन रियाल्म को डिस्ट्रॉय करके एक न्यू रियाल्म क्रिएट कर दिया। ये जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा था ये हेवनली एक डीमन क्लैन से बिलोंग करता है जो कि हुआयू स्टेज पर है। वो लॉर्ड वही को ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद कहता है कि अब बताइए हमें आगे क्या करना चाहिए। हमने अपने काफी सारे लोगों को खो दिया है, हमें नहीं लगता कि हमें और ज्यादा इंतजार करना चाहिए उसे खत्म करने से पहले। वहीं वो लॉर्ड फेई जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था वो कहता है कि वो चैनिये बस एक छोटा सा बच्चा है इसलिए हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलने के बाद वो जैसे ही अपनी पावर रिलीज करता है वो पावर सच में काफी ज्यादा थी। हमें पता चलता है कि ये बंदा जियान क्योंग स्टेज पर है। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है इसका ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ। मे बी शायद ये सीरीज का लास्ट एपिसोड हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।